नमस्कार, स्वागत है आपका मुदगल कोचिंग क्लास में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा अपनी करंट अफेयर्स की। और हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ने वाले हैं 2022 करंट अफेयर्स के सितंबर माह को। जैसा कि हम लोग पहले ही तय कर चुके हैं कि करंट अफेयर्स हमें कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने क्लियर किया कि हम करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके पर विशेष ध्यान देंगे, स्टैटिक जीके को साथ में रखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और पहले सवाल से इसकी हम लोग करते हैं शुरुआत। तो पहला सवाल है बेटा करंट अफेयर्स का, सितंबर महीने का हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो याद रखेंगे हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया। तो सबसे पहले तो बेटा मैं राइट आंसर देखना है। तो हम लोग कहेंगे सर राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोगों ने मनाया है 14 सितंबर को। कब मनाया है बेटा? हम लोगों ने 14 सितंबर को हम लोगों ने राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया है। तुरंत मन में सवाल आता है सर हमने 14 सितंबर को ही क्यों मनाया, आगे पीछे क्यों नहीं मनाया? तो हम सब लोग जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को, कब की बात थी? 1949 की। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या किया बेटा? संवैधानिक दर्जा दिया गया। और जैसे ही संवैधानिक दर्जे में हिंदी को भारत की राजभाषा बनाई गई, इसी की याद में हम लोग क्या करते हैं बेटा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक, अब हम लोगों को ये भी पता है कि 10 जनवरी को भी हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन 10 जनवरी को हिंदी दिवस कौन सा वाला है? तो याद रखोगे विश्व हिंदी दिवस है। कौन सा है बेटा? विश्व हिंदी दिवस। अब सर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? तो हम लोगों को पता होना चाहिए 10 जनवरी 1975 कब की बात थी? 10 जनवरी 1975 भारत में पहली बार या दुनिया में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो बेटा होता है वो कहाँ पर होता है? तो याद रखेंगे वो होता है भारत के ही नागपुर में। केवल इसी की याद में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, जबकि 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो याद रखेंगे हिंदी दिवस कब है बेटा? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब है? 10 जनवरी को। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और संवैधानिक दर्जा में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसे भारत की राजभाषा के बारे में या राजभाषा के रूप में अपनाया। 10 जनवरी को क्यों है? तो 10 जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और वो भी कहाँ हुआ था बेटा? भारत के नागपुर शहर में। बाकी हम लोग जब 10 जनवरी को पढ़ेंगे तो हम लोग वर्धा बैठक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। सर ये बात हमने आपकी मान ली कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया, राजभाषा का दर्जा दिया, इसलिए 14 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मनाते हैं हिंदी दिवस। ये बात ठीक है, लेकिन हमने सर ये पढ़ा है कि संविधान में तो कई भाषाएं, ये क्या है? तो पहली बात तो ये है कि सर हम लोग रियल में हमें अच्छे से पता है कि भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है, 22 भाग थे, और इसके अलावा क्या है? तो हम लोग कहेंगे 395 अनुच्छेद हैं, और बेटा याद रखोगे 8 अनुसूची थी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आज यानी वर्तमान में एक प्रस्तावना है, 22 की जगह 25 भाग हैं, 475 अनुच्छेद हैं, और अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है बेटा? 12। तो रियल में हमारी अनुसूची नंबर कौन सी? 8। और अनुसूची 8 में भारत के संवैधानिक भाषाओं की बात की गई है, और इन संवैधानिक भाषाओं में पहले 14 भाषाएं थी, अब कितनी हो गई हैं बेटा? 22। तो याद रखेंगे मूल संविधान में कितनी भाषाएं दी गई थी? तो 14 भाषाएं थी, प्रेजेंट में कितनी हो गई हैं? 22। लेकिन सर राजभाषा का सिस्टम क्या है? तो बेटा हम लोग संविधान में आगे पढ़ेंगे कभी संविधान का भाग 17, और भाग 17 में आर्टिकल नंबर बेटा 343 से लेकर 343 से लेकर 351 351 तक हम लोग पढ़ेंगे, तो हमें भारत के राजभाषा के बारे में पता लगता है। और यहाँ कहा गया है आर्टिकल नंबर 343 में कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, जबकि लिपि देवनागरी होगी। और याद रखें संख्याएं हमेशा अंतर्राष्ट्रीय होंगी। यही एक कारण है, चाहे बेटा हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ें, चाहे हम लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ें, चाहे 1 2 3 4 की बात करें या 1 2 3 4 की बात करें, हमेशा संख्या आपको यही लिखी मिलेगी, क्योंकि ये संख्या अब अंतर बेटा 14 सितंबर को, ठीक है।
हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते? 10 जनवरी को। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ है? तो 1975 बेटा 10 जनवरी को हुआ था। ठीक, हिंदी में राजभाषा की बात की गई है, संविधान में कहा है? संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 टू 51 के बीच में लिखा है। भारत की कितनी भाषाएं बेटा? तो हम लोग कहेंगे प्रेजेंट में 22 हैं। पहले कितनी थी बेटा? 14। ये 8 बड़ी कौन सी और क्यों बड़ी है? तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी हमने देखा कि भारत के संविधान में रियल में अनुसूची नंबर क्या है बेटा? 8 है। हम बेटा क्या करें? 8वीं अनुसूची को पढ़ें। कौन सी? 8वीं अनुसूची को पढ़ें। तो 8वीं अनुसूची कहती है कि भारत में जो भाषाएं हैं वो प्रेजेंट में कितनी है? 22, लेकिन पहले कितनी थी बेटा? 14। तो ये 22 जो 14 से हुई है ना, ये कब हुआ? तो हमें पता है कि संविधान में कुछ भी करना है तो संशोधन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने क्या किया? 21वां संविधान संशोधन किया, 21वां अमेंडमेंट किया। और कब किया? 1967 में, 1967 में किया। और बेटा इसमें हमने क्या कर दिया? तो हमें याद रखना है कि इसमें हमने एक नई भाषा जोड़ दी संविधान में, जिसका नाम था बेटा सिंधी। इस तरह पहले भाषाएं थी 14, एक बढ़ गई बेटा, कितनी हो गई? 15। 1967 में भारत के संवैधानिक भाषाओं की संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई। इसके बाद बेटा क्या हुआ? तो हम लोगों ने 71वां संविधान संशोधन किया। और 71वां संविधान संशोधन कब किया? तो 1992 में किया। और ये 71वां संविधान संशोधन जो बेटा 1992 में हम लोग करते हैं, 1992 में करते हैं, इसमें 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। एक थी बेटा नेपाली, दूसरी थी बेटा मणिपुरी, तीसरी थी बेटा कोंकणी। कौन सी? तो हम लोग कहेंगे कोंकणी। इस तरह 15 + 3 टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई बेटा? तो हम लोग कहेंगे 18। 1992 में भारत की 8वीं अनुसूची में 18 हम लोगों ने भाषाएं कर दी। धीरे धीरे डिमांड और बढ़ी और बेटा हम लोगों ने 92वां संविधान संशोधन कर दिया। 92 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 2000 मतलब 2003 में, 2000 कितने में कर दिया बेटा? 3 में। सबसे खास बात यह है कि इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। एक भाषा थी बोडो, दूसरी भाषा थी बेटा डोंगरी, तीसरी भाषा थी बेटा मैथिली और चौथी भाषा कौन सी है? तो याद रखेंगे बेटा संथाली। इस तरह भारत में जो 18 भाषाएं थी, 4 ऐड होने पर कितनी भाषाओं की संख्या हो गई बेटा? 22। तो मूल संविधान में कितनी थी? 14। प्रेजेंट में कितनी है? 22। तो बताओ एक कब बढ़ी है? 67 में, 3 कब बढ़ी है? 92 में, और फिर बेटा 4 कब बढ़ी है? 2003 में। सर अब जो हमें कैसे याद होएगा? तो हमें टेंशन क्या बात की, याद कैसे करना वो तरीका मैं बताता हूँ। तो अपने यहाँ बेटा कछु अच्छो करने हैं ना, तो अपन का करता है भगवान पे प्रसाद चढ़ाते हैं। और प्रसाद खासकर अपन लोग चढ़ाएंगे 21 रुपया को, 11 रुपया को। तो 21 रुपया में आएगो का? कछु मीठो आएगो, बतासे रेवड़ी आएंगी। तो अपन लोगों ने कहा भगवान पे पहले 21 रुपया को प्रसाद चढ़ाओ कि ठीक है। लेकिन कछु बढ़िया नहीं, हिंदी को मिल गए बेटा सिंधी। 21 रुपया में भगवान इतने ही खुश होंगे, एक नई भाषा दे दी सिंधी। संख्या कितनी हो गई बेटा? 15। अपन लोगों ने देखी कि भगवान मीठा खाने से खुश नहीं हुए, तो हो सकता है जावेर थोड़ा सा नमकीन ट्राई करें, कुछ तीखा हो जाए। और हमें पता है हमारा संविधान कब बना है? 1950। तो बेटा 50 में 21 जोड़ देंगे, कितने आएंगे? 71। और 71 में 21 जोड़ देंगे तो कितनी आएंगे? 1992 आ जाएंगे, यानी 92 आएंगे। तो रियल में हम लोगों ने क्या किया? 71वां संविधान संशोधन किया। लेकिन जावेर बेटा अपन ने कुछ तीखा किया है। तो ट्रिक बेटा कौन सी है? तो याद रखोगे नमक। ट्रिक कौन सी है बेटा? नमक। तो याद रखोगे ना से नेपाली, माँ से का है बेटा? याद रखोगे मणिपुरी, और का से बेटा का है कोंकणी। तो बस याद रखने कि हम लोगों ने क्या करो, 21 में 50 और जोड़ दे रुपया। 71वां संविधान संशोधन, पहले से 21 था, 71वां है, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना होगा बेटा? 92। और हमने क्या करो, भगवान पे नमक चढ़ाओ। तो याद रखोगे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी तीनों कब जोड़ी गई? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। इस तरह संख्या कितनी हो गई बेटा? 18। जाके बाद तुम्हारी जॉब लग गई, बढ़िया जॉब लगी। जॉब लगने के बाद क्या है, अपन बढ़िया से बड़ी सिटी में जाके सेट है गए, मैस वेस में रोटी खाए हुए जाते, टेंशन फ्री है के जीवन जी रहा। गांव आए, गांव के दोस्तन ने कही बताओ खाना वाना कहा है? तुमने खाना की कछु मत पूछो, हम जहाँ जाते हैं ना वो बहुत बड़ो मैस है। तो अपन ने कहा कि खाना अपन काय में खाए रहे हैं? तो बड़ो मैस है। तो याद रखियो बड़ो मैस। अगली ट्रिक का है बड़ो मैस। तो याद रखोगे बोड़ो,
डोंगरी, मैथिली और संथाली। कुछ नहीं याद रखना, पहले 21 रुपया को पश्चात चढ़ा, हिंदी को मिल गए संधि, 21वां संविधान संशोधन 67, फिर भगवान कुछ नहीं भाई तो तीखा खिलाओ, नमक खिलाया, 21 में 50 जोड़े कितने होते हैं 71, और 71 में 21 जोड़े कब भाई बेटा 92, नमक से क्या नेपाली, मणिपुरी और कौन सा बेटा कोंकणी। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या हुआ तो हम कहेंगे सर 92वां संविधान संशोधन हुआ। तो बेटा हमने किया क्या, 71 और 21 जोड़ के 92 नंबर को कर दो, बात आती 2030। और बड़े मैस में खाना खाए हुए जाइयो तो बोड़ो मैस तो बोड़ो, डोंगरी, मैथिली और संताली। इस तरह वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं तो बेटा 22, पहले कितनी थी बेटा तो याद रखोगे 14। इस तरह हमने 8 नई भाषाओं को जन्म दिया है। तो चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं, और अगला हमारा सवाल क्या है तो हम लोग उसे देखते हैं। बंद करिए। तो बेटा अगला सवाल है, हाल ही में इंजीनियर्स दिवस कब मनाया गया। तो हम लोग याद रखेंगे इंजीनियर्स डे हम लोग मनाते हैं वो 15 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 15 सितंबर को। तुरंत एक ही सवाल है सर क्यों मनाते हैं, तो बेटा याद रखोगे 15 सितंबर को जयंती होती है किसकी, एम विश्वेश्वरैया की। तो याद रखोगे विश्वेश्वरैया की जयंती होती है। और याद रखेंगे कि जो विश्वेश्वरैया है ये भारत के एक महानतम सिविल इंजीनियर थे। इनका जन्म हुआ था बेटा कब, तो याद रखोगे 15 सितंबर 1861 में। कब हुआ था, 15 सितंबर 1861। जबकि बेटा इनका इंतकाल हुआ था कब, तो याद रखोगे 14 अप्रैल 1962। और इस तरह भारत के इकलौते ये सिविल इंजीनियर जो 101 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। इन्होंने बेटा बहुत सारे इंजीनियर्स के क्षेत्र में काम किए। इसी बात से खुश होकर नोट डाल के लिख लेंगे कि भारत सरकार ने क्या किया, 1955 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि भारत रत्न पाने वाले ये पहले इंजीनियर्स थे, पहले इंजीनियर्स जिन्हें भारत रत्न दिया गया। और सीधी बात है कि भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, इसलिए विश्वेश्वरैया की याद में हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियर्स दिवस मनाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब उद्योग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो हम लोग देखेंगे 1923 में मैसूर एंड आयरन स्टील वर्क्स की स्थापना होगी। मैसूर में एक आयरन की कंपनी खोली जाएगी, लोहे की। उसी का नाम बदलकर प्रेजेंट में क्या कर दिया है, BISCL कर दिया है, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे इंजीनियर्स दिवस किसकी याद में मनाते हैं, एम विश्वेश्वरैया की। जन्म कब हुआ, 15 सितंबर 1861। मृत्यु कब हुई, 14 अप्रैल 1962। कितने साल तक जीवित रहे, 101। और इन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान कब दिया गया, 1955। हम अच्छे से जानते हैं आज तक भारत में टोटल जो दिए गए वो 48 लोगों को भारत रत्न दिए गए हैं, जिसमें 16 मरणोपरांत हैं, यानी 32 जीवित लोग हैं। 32 में 2 विदेशी हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। टॉप 30 जो है ना जिन्हें भारत रत्न जीवित में मिला है, उनमें से एक कौन है बेटा, याद रखोगे एम विश्वेश्वरैया। अच्छा, ये थे कहाँ से, तो अभी हमने कहा मैसूर, क्योंकि मैसूर की कंपनी का नाम बदला गया है। और ये मैसूर के थे, तो सर मैसूर कहाँ आता है, तो आजकल बोल देते हैं कर्नाटक। और हमने एक ही पढ़ा है कि भारत के किसी भी राज्य का नाम आएगा तो 3 बातों को विशेष ध्यान में रखेंगे। एक तो उसकी कैपिटल क्या है, यानी उसकी राजधानी सर बताओ, तो हमें पता है इसकी राजधानी है बेंगलोर। तो याद रखोगे राजधानी क्या है, बेंगलोर। यहाँ के कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखोगे मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई। एंड यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, तो याद रखोगे थावर चंद्र गहलोत, थावर चंद्र गहलोत। तो जब तक बेटा हम लोग एजुकेशन की फील्ड में थावर चंद्र हैं गहलोत, जब तक बेटा हम लोग क्या करेंगे एजुकेशन के फील्ड में इतना नहीं अपनाएंगे, तब तक क्या नहीं होगा बेटा, अपना काम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है बेटा, हाल ही में ओजोन दिवस कब मनाया, हम लोगों ने ओजोन डे कब मनाया, तो ये बेटा मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर को मनाते हैं। सबसे बड़ी बात हम इसे क्यों मनाते हैं, इसका काम क्या है और क्या नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि बेटा 16 सितंबर 1913 को फ्रांस के 2 वैज्ञानिक थे, इन्हीं ने क्या किया बेटा, तो ओजोन परत की खोज की, जिनका नाम था फेबरी चार्ल्स, फेबरी चार्ल्स।
और एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था हेनरी बुशैन, हेनरी बुशैन। और इन दोनों ने इसकी खोज की। इन्हीं दोनों की याद में हम लोग 16 सितंबर को क्या करते हैं बेटा, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। अब ये है क्या और क्या नहीं है तो समझो। देखो होता क्या है बेटा, हम लोग जिस पृथ्वी पर सरवाइव कर रहे हैं, इस तरह से मान लो पृथ्वी क्या है, गोल। इस पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाएंगे। तो ये बहुत सारे पेड़ हो गए। यहाँ पर मान लो एक बेटा बस भी है, यहाँ पर कोई एक इंसान है जो बढ़िया से सरवाइव कर रहा है। यहाँ पर मान लो एक अपन ने गाड़ी बनाई, और रियल में इसी पृथ्वी में विविध विविध प्रकार के बेटा जीव पाए जाएंगे। ये मान लो कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, इसी में ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल होगा, और ऊपर जाएंगे तो हमें बेटा कौन मिलेगा, सूर्य। और हम अच्छे से जानते हैं सूर्य के प्रकाश से ही हम लोग क्या होते हैं बेटा, प्रकाशित होते हैं। अब जो सूर्य है ना, उसकी किरणें क्या है सर, पृथ्वी पर आती हैं। तो बहुत सारी किरणें आती हैं जिन्हें बेटा हम लोग बोल देते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में विद्युत चुंबकीय तरंगें। और इन्हीं में एक तरंग आती है जिसका नाम है यूवी रेज, या इसी को बेटा हम लोग बोलते अल्ट्रावायलेट या हानिकारक पराबैंगनी किरणें। तो रियल में जो बेटा पराबैंगनी किरणें हैं, इन पराबैंगनी किरणों के द्वारा होता क्या है, मानव को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। इसलिए इसी बीच में हमारी ओजोन परत पाई जाती है। और ये ओजोन परत क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को रोक देती है। इससे मानव कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बच जाता है। और जब मानव कैंसर से बच जाता है तो मानव की सुरक्षा हो गई। और मानव की सुरक्षा हो गई एक छतरी के रूप में की गई है। तो मानव की सुरक्षा छतरी के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखोगे ओजोन परत को जाना जाता है। सवाल ये है सर ये ओजोन परत क्या है, तो ये बेटा O3 है, ऑक्सीजन का ही एक रूप है। जब ऑक्सीजन के 3 अणु मिल जाते हैं तो ओजोन का निर्माण कर लेते हैं, एक लेयर है। दूसरी बात यह इसका रंग कैसा है, तो याद रखेंगे हल्का नीला है। और इसकी गंध कैसी है, तो याद रखेंगे सड़ी हुई मछली जैसी इसकी गंध आती है। जबकि ऑक्सीजन जो गैस है ना, वो रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। पहली बात तो ये। दूसरी बात बेटा याद रखोगे कि ओजोन दिवस की शुरुआत हम लोगों ने कब से की है, तो बेटा 1995 से की है। क्योंकि ये 1995 में जब सारे देश इकट्ठे हुए तो इनकी मीटिंग में पता चला कि एक गैस है जिसका नाम है CFC, नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है, हल्की होने के साथ साथ ऊपर जाती है, ओजोन में छिद्र करवाएगी, तो उससे ये पराबैंगनी किरणें नीचे आएंगी, मानव को कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी। इसलिए बेटा हुआ क्या, CFC पर हम लोगों ने बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगाया, हर देश ने लगाया। सवाल ये है सर CFC पर मतलब हमने इस पे प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन ये थी कहाँ, क्यों हम लोग इसको यूज कर रहे थे, तो रियल में इसका यूज हम लोग शीतलक के रूप में, ठंडक के रूप में करते थे। और इसकी जो मेन हम लोगों ने प्रयोग किया था वो AC, फ्रिज एंड अन्य शीतलक के रूप में किया। तो आजकल किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो याद रखोगे अमोनिया गैस का और शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कर रहे हैं। तो याद रखना ओजोन दिवस कब मनाते हैं, हम लोग याद रखेंगे 16 सितंबर को। ओजोन परत की खोज किसने की, फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बुशैन और फेवरी चार्ल्स नामक व्यक्ति ने की है। ठीक, कब की है, 1913। इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक, याद रखोगे ओजोन दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई है, 1995 में हुई। और 1995 में डिसीजन क्या लिया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोक दिया जाए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या एक गैस है, क्या करती है, तो हम कहेंगे ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। रियल में क्या सारी ओजोन परत को पहुंचाती है, तो देखो यहां पर तो होता यह है बेटा कि जो यूवी रेज आती है ना, यूवी अल्ट्रावायलेट जिसे हम पराबैंगनी बोलते हैं, ये बेटा 3 होते हैं, अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट C। तो हमारी जो ओजोन परत है ना, C वाले को पूरा रोक देती है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। B वाला तो 0.2% कुछ आता है, लेकिन A वाला पूरा बेटा आता है हमारे यहाँ समथिंग 100%। और यही क्या करता है, तो याद रखेंगे हमारे शरीर में विटामिन D का निर्माण करता है। तो याद रखना पराबैंगनी किरणें कैंसर के साथ साथ विटामिन D का निर्माण भी करवाती हैं। आगे अपन पढ़ेंगे पराबैंगनी किरणें 3 है, UVA, UVB एंड UVC। UVA क्या करता है, विटामिन D का निर्माण करवाता है। B और C क्या करते हैं, कैंसर। C पृथ्वी पर आता नहीं, तो कैंसर की बीमारी UVB के कारण बेटा होती है। तो याद रखेंगे ओजोन दिवस क्यों मनाया, कैसे मनाया, क्या क्या है, इन सारी बातों को याद रखेंगे। जैसे मानव की सुरक्षा छतरी किसे कहा जाता है, ओजोन परत को कहा जाता है।
ओजोन परत का काम क्या है? तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना। हानिकारक को रोकती है बेटा, ए नाम की किरण को नहीं रोकती, याद रखेंगे। इसके बाद याद रखोगे खोज किसने की, और ये याद रखोगे ओजोन परत क्या है। अच्छा, हम लोगों ने 3 दिवस को डिस्कस किया। रियल में ये दिवस तो बेटा एक बहाना था, वास्तव में आपको संपूर्ण जानकारी बताना था जो मैंने बता दी है। तो हम लोगों को पता है सर 14 को हम लोग मनाते हैं हिंदी, 15 को सर हम लोग मनाते हैं इंजीनियर्स, और 16 को बेटा हम लोगों ने क्या मनाया है? ओजोन। तो मैंने तो ऐसे ही याद किया था, वैसे आप कर लेना। 14 को हिंदी मीडियम पढ़े, 15 को इंजीनियर बन गए, और 16 को हमने खोज कर दी काय की? ओजोन। हिंदी से पढ़ो 14 को, 15 को इंजीनियर और 16 को काय की खोज करेंगे? ओजोन की। काय की करेंगे? ओजोन की। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल। हाल ही में अगला देखते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? का खिताब किसने जीता? तो याद रखेंगे एशिया कप 2022 का खिताब जीतने वाला देश कौन सा है? तो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं, काफ़ी स्टेटस वगैरह भी लगाए थे। एशिया कप 2022 जीतने वाला जो देश है उसका नाम क्या है बेटा? श्रीलंका। किसने जीता है? तो याद रखेंगे श्रीलंका ने। और श्रीलंका ने बेटा किसे हराकर जीता है? तो हम सब जानते हैं इसने हमारे दुश्मन पाकिस्तान को हराया, और शायद इसने जब पाकिस्तान को हराया तो जितनी खुशी श्रीलंकाइयों को नहीं हुई होगी उतना इंडियन को हुआ, और हमें पता है कि पाकिस्तान को इनने बुरी तरह पराजित किया। ठीक, तो श्रीलंका ने क्या किया है? एशिया कप 2022 जीत लिया। पहली बात तो ये है कि ये जो 2022 का एशिया कप हो रहा था ये खेला कहाँ गया? तो याद रखेंगे इसका आयोजन दुबई में हुआ। पहले इसका कहाँ होना था बेटा? श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका में आर्थिक मंदी के कारण इसका आयोजन दुबई में करवाया गया। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे कि इसे जीता किसने? श्रीलंका ने। कि नहीं, कौन से नंबर का टूर्नामेंट था? तो याद रखोगे 15वां संस्करण था। कौन सा था? 15वां टूर्नामेंट था। ठीक, अगला है सर इसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बंदा था, इसका नाम था मोहम्मद रिजवान। और मोहम्मद रिजवान किस देश का है? तो याद रखेंगे पाकिस्तान का है। इसने 281 रन बनाए। कितने बनाए? 281। इसमें सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए बेटा? तो याद रखोगे इसमें सर्वाधिक विकेट जो लिए हैं वो भारत के भुवनेश्वर ने लिए। किसने लिए हैं? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर ने बेटा जो विकेट लिए हैं वो कहाँ के हैं? तो याद रखोगे इंडिया के हैं। और कितने विकेट लिए हैं? 11 लिए हैं। कितने? 11। इसी में लास्ट वाले मैच में 4 रन देकर 5 विकेट इनका हाईएस्ट स्कोर भी रहा। अच्छा, इसमें शतक किसने लगाया? सेंचुरी। शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? सब जानते हैं अपने ही भारत के विराट कोहली ने लगाया। और विराट कोहली T20 में भारत की तरफ से सबसे लंबी पारी खेलने वाले खिलाड़ी भी बने, और इन्होंने शायद 117 रन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़कर 122 रन की पारी खेली थी। ठीक, तो याद रखेंगे श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया है। 15वें टूर्नामेंट था, 2022 में हुआ, दुबई में खेला गया। सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान, विकेट भुवनेश्वर कुमार, शतक किसने लगाया है? विराट कोहली। सवाल ये है सर ये जो एशिया कप है ना ये क्या है, क्यों है, कब से शुरू हुआ? तो याद रखेंगे इसकी स्थापना तो बेटा 1983 में हुई, परंतु पहला टूर्नामेंट 1984 में खेला गया। तो याद रखेंगे पहला एशिया कप कब हुआ बेटा? 1984 में। अभी तक कितने हुए हैं? तो 15 में याद रखेंगे बेटा 7 बार इस खेल को जीता किसने? भारत। तो सर्वाधिक एशिया कप जीतने वाला देश भारत। इसी में बेटा याद रखोगे 6 बार इन्हें जीता श्रीलंका ने। दूसरा ज्यादा जीतने वाला देश कौन है? श्रीलंका। एंड याद रखोगे 2 बार इस खिताब को जीतने वाला जो देश है उसी देश का नाम है पाकिस्तान। बाकी किसी भी एशियाई टीम ने इसे नहीं जीता। नाम ही है एशिया कप, और एशिया कप की शुरुआत हुई है कब? 1983। टूर्नामेंट कब खेला गया? 84। अभी कौन से नंबर का हुआ था? 15। एशिया कप से इतनी बातें रखेंगे याद। भारत की कंडीशन थोड़ी खराब रही क्योंकि भारत इसे रन अप नहीं रहा, फाइनल नहीं खेल पाया, और बीच में ही हम लोग श्रीलंका और पाकिस्तान से 2 मैच हारे और हम लोग बाहर हो गए। तो चलिए हम लोग देखते अपना नेक्स्ट सवाल। हाल ही में भारत के
नए महान्यायवादी कौन बने? तो बेटा हाल ही में भारत के नए महान्यायवादी कौन बने? तो भारत के नए महान्यायवादी बन गए हैं, इनका नाम क्या है? तो याद रखोगे मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी। और मुकुल रोहतगी क्या है? तो भारत के नए महान्यायवादी बन गए। इनसे पहले कौन था? तो याद रखेंगे बेटा के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल का ये स्थान ले रहे हैं। सवाल ये है सर ये महान्यायवादी होता क्या है? तो बेटा इसी को हम लोग एजी बोल देते हैं। एजी का मतलब है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, तो भारत के पहले मतलब भारत के हाल ही में नए यानी वर्तमान महान्यायवादी मुकुल रोहतगी किसका स्थान ले रहे हैं? के वेणुगोपाल। तो फर्स्ट कौन थे? पहली बार देश का, तुरंत मन में सवाल आएगा, इसी को बोलते हैं स्टैटिक। और पहले कौन थे बेटा? तो हम कहेंगे एमसी सीतलवाड़ थे। कौन थे? एमसी सीतलवाड़। तो याद रखेंगे भारत के पहले महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़, किसको हटाया गया? के वेणुगोपाल। कौन आ गया है? मुकुल रोहतगी। सवाल ये है सर ये महान्यायवादी होता क्या है, हम इन्हें पढ़ क्यों रहे हैं? इसका अर्थ ये है कि कुछ ना कुछ तो इनमें खास होगा, अन्यथा दुनिया में इतने लोग बनते हैं, इतने नहीं बन रहे। हमने तो कबो सवर्ण को पढ़े नहीं। तो बिल्कुल सही बात है बेटा। इसका वर्णन अगर हम लोग देखें महान्यायवादी पद, तो जो महान्यायवादी पद है इसका वर्णन संविधान में है। और संविधान में बेटा हम लोग देखें तो संविधान का भाग 5, हम लोग संविधान के अगर भाग 5 को पढ़ते हैं तो हमें इसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिलेगी। और भाग 5 में आर्टिकल नंबर किस में है? 76 में है, 76। तो महान्यायवादी पद का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 76 में, जिसमें लिखा है भारत का एक महान्यायवादी होगा जो संविधान के भाग 5 में आता है। ठीक है, इसका काम क्या है? तो याद रखेंगे बेटा ये सरकार का वकील होता है, सरकार का संवैधानिक सलाहकार होता है। जैसे मान लो देश का संविधान इतना बड़ा है कि हम एक सफल बिजनेसमैन हैं, तब भी हमें क्या होगा कि बेटा वकीलों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसीलिए भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है सर, ये बात मान ली। तो नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने देश का प्रधानमंत्री बनाया। अब मोदी जी खुद ही कहते हैं कि भैया हमने तो चाय बेची शुरुआत में, अब जिनने चाय बेची तो इन्हें संविधान थोड़ी ही पता है। अब जो देश चला रहे पता चलो इन्हें संविधान ही फॉलो नहीं किया, संविधान नहीं किया तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए ऐसी प्रॉब्लम ना आए। भारत सरकार अच्छे से जानते हैं कि राजनीति में पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जो होते हैं ना वो अनुभव से आते हैं। तो रियल में उनने क्या किया, एक वकील दे दिया। जैसे मोदी जी ने कहा देखो हमें धारा 370 हटाना है, तो जो महान्यायवादी से बोलेंगे, महान्यायवादी कहेगो तो ऐसा करो सर ये 4, 6, 10 नियम है, इनको फॉलो करके हटाएंगे। मोदी जी कहेंगे वो हम नहीं जानती, वो तुम जानो कैसे ही हटाने, नियम बनाओ, नियम बना के हटाओ, हमें दो, ज़्यादा ना दिक्कत आएगी, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। इनने हटवा दी। अब मान लीजिए बिल कहाँ जाएगा? लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा में इस पे सवाल जवाब होंगे। इवन सवाल जवाब यहाँ तक हो सकते हैं कि ये लीगल है या नहीं। तो मोदी जी कहेंगे देखो भैया हमें नहीं पता, हमारे महान्यायवादी बताएंगे, जिनने कही थी लीगल है, जे आएंगे जे अपना पक्ष रखेंगे। ऐसे ही कोर्ट में भी हो सकता है तो कोर्ट में भी रखेंगे। कहने का अर्थ ये है महान्यायवादी सरकार का वकील होता है, जिसे लोकसभा राज्यसभा में अपना मत रखने का, बोलने का अधिकार है, लेकिन लेकिन ये अपना मत नहीं दे सकता है, मतलब वोट नहीं दे सकता। ये भारत के किसी भी न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय में जाकर क्या कर सकता है बेटा? सुनवाई कर सकता है। ठीक है सर, इतना तो हमें समझ में आया। अच्छा याद रखेंगे ये देश का सबसे बड़ा कानून का अधिकारी भी होता है। तो देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? हमेशा याद रखोगे महान्यायवादी। सबसे बड़ा विधिक अधिकारी ही महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी या संविधान के किसी पद की बात करते हैं तो सबसे पहले योग्यता के बाद याद रखोगे नियुक्ति के बाद याद रखोगे बेटा शपथ यानी ओथ, शपथ के बाद याद रखोगे वेतन के बाद याद रखोगे कार्यकाल के बाद याद रखोगे बेटा कार्य के बाद याद रखोगे हटाने की प्रक्रिया। तो इसकी योग्यता क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। और एक ही योग्यता है कि अगर आप कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हो तो महान्यायवादी बन सकते हो। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो बेटा राष्ट्रपति करेगा।
लेकिन किसके कहने पर? तो प्रधानमंत्री के कहने पर। कारण ये है जो प्रधानमंत्री के संवैधानिक सलाहकार है, मतलब सरकार के। सरकार का अर्थ ही है प्रधानमंत्री। अब सीधी बात ये है कि मान लो राष्ट्रपति किसी को भी बनाएगा तो वो थोड़ा ही दे देगा, तो जिस पर भरोसा होता है उसी को बनवाया जाता है। शपथ बेटा कौन दिलवाएगा? तो भारत का राष्ट्रपति। और शपथ जिन्हें लेनी पड़ेगी, हम सलाह हमेशा बढ़िया देंगे, खराब नहीं देंगे। पेमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है कितना है प्रेजेंट में? तो हम लोग कहेंगे बेटा 2.5 लाख रुपया है। कितना है? 2.5 लाख है। ठीक। कार्यकाल क्या है? वैसे तो बेटा 5 साल है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे। कारण ये है सलाह सही नहीं दोगे तो हटाए दे जाओगे। कार्य क्या है? तो हम लोग कहेंगे संवैधानिक सलाहकार। और किसका संवैधानिक सलाहकार? तो हम कहेंगे भारत सरकार का। किसका? तो हम लोग कहेंगे बेटा सरकार का। ठीक। हटाने की प्रक्रिया भी किसके पास है बेटा? तो हम कहेंगे राष्ट्रपति के पास। याद रखेंगे भारत के नए महान्यायवादी मुकुल रोहतगी, पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़, वर्तमान में किसे हटाकर बने हैं? के वेणुगोपाल। ठीक सर। महान्यायवादी के पद का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 76 संविधान के भाग 5। महान्यायवादी को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। पेमेंट कितना है? 2.5 लाख। योग्यता कितनी है? तो जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाने की बोलता है, यानी एक ही है, कानून के बहुत बड़े ज्ञाता होने चाहिए। ठीक। इसके बाद बेटा याद रखोगे भारत का सबसे बड़ा जो कानूनी अधिकारी है ना, विधिक अधिकारी, वो कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और DGP। तो हमेशा याद रखोगे महान्यायवादी। महान्यायवादी को बोलते क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में अपनी करंट के अगले सवालों के साथ मिलेंगे। करंट का सीधा सीधा एक ही अर्थ है, केवल ये एक बहाना है, वास्तव में ये सब कुछ आपको बताना है। तो ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।